कल एग्जाम देना है हिस्ट्री का, पेपर से डर लग रहा है। तो डरने का नहीं है, चलिए इसमें जो 250 क्वेश्चन है इसे हम लोग रट जाइए, आप लोग रट जाइए, जो आपका टेंशन खत्म हो जाएगा। हमने सभी चैप्टर को शामिल किया है। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो टेंशन मत लीजिए, यह टॉप 250 सवाल को रट जाइए, यहीं से आपके परीक्षा में पूरा फंस जाएगा, इसकी पूरी 100% गारंटी है। और ये 1 घंटा के अंदर में हम लोग इसको रट जाएंगे। चलिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, इसे देखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला अध्याय फर्स्ट से हम लोग चलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? हड़प्पा सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? तो सुनियोजित नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस धातु का उपयोग नहीं होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लोहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखाल दास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा अन्ना अन्ना नागर कहाँ मिला है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भगवान शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? हड़प्पा सभ्यता की लिपि क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अज्ञात। हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता का काल क्या माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, लोथल किस राज्य में स्थित है? लोथल किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में मनके बनाने के लिए किस पत्थर का उपयोग होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? हड़प्पा सभ्यता के नगरों की योजना कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्रिड पद्धति, ग्रिड पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? हड़प्पा सभ्यता में किस जानवर के अवशेष नहीं मिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से परिचित नहीं थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गन्ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ स्थित था? हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, हड़प्पा सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का उपयोग करते थे? हड़प्पा सभ्यता में लोग मिट्टी के बर्तनों पर किस रंग का प्रयोग करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लाल लाल रंग का। हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता के पतन का क्या कारण माना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। जलवायु परिवर्तन, बाढ़, विदेशी आक्रमण। क्वेश्चन नंबर 17, हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बाट और माप का उपयोग होता था? हड़प्पा सभ्यता में किस प्रकार के बाट और माप का उपयोग होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, घनाकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? हड़प्पा सभ्यता के लोग किस खेल से परिचित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। शतरंज, चौपड़, जुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां किसने किसकी बनी होती थी? हड़प्पा सभ्यता में मातृ देवी की मूर्तियां किसकी बनी होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मिट्टी की, मिट्टी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए हम लोग अध्याय दूसरा पर चले हैं। अध्याय दूसरा, पहला अध्याय हम लोगों ने कितनी जल्दी खत्म कर दिया। अब हम लोग चलते हैं दूसरी अध्याय पर। अच्छा दोस्तों, अभी तक आपने चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जल्दी करें, जिससे आपको आसानी हो और एग्जाम जो है उसमें हम लोग आपकी सहायता कर सकें। तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड,
ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। ऋग्वेद हड़प्पा सभ्यता का सबसे प्राचीनतम वेद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? महाजनपदों का उदय किस, अरे महाजनपदों का उदय किस काल में हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर तीसरा, मगध की राजधानी कहाँ थी? मगध की राजधानी कहाँ थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राजगिरी। मगध की राजधानी राजगिरी थी। और इसका जो हम लोगों ने छोड़ा था क्या था? हड़प्पा सभ्यता में कब्रिस्तान को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समाधि। समाधि कहते हैं, तो समाधि नहीं है, यानी समाधान। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। महाजनपदों का उदय तो हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, मगध की राजधानी भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपा। अंग का राजधानी चंपा। बिंबिसार किस वंश का शासक था? बिंबिसार किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्यक वंश। हर्यक वंश। अशोक किस वंश का शासक था? अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मौर्य वंश। मौर्य वंश। अशोक किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मौर्य वंश। कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? कलिंग युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अशोक के कार्यकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, अर्थशास्त्र किसने लिखा था? अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कौटिल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? मौर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। क्वेश्चन नंबर 10, सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? किस शासक को प्रियदर्शी कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अशोक को प्रियदर्शी कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 12, मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा क्या थी? मौर्य काल में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंद्रगुप्त मौर्य। इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? इंडिका नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेगास्थनीज ने इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 15, किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? किस काल को स्वर्णयुग कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गुप्त काल को स्वर्णयुग कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए नालंदा विश्वविद्यालय। गुप्त काल में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? तो नालंदा विश्वविद्यालय। प्रश्न 18, हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? हर्षवर्धन किस वंश का शासक था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पुष्यभूति वंश का शासक हर्षवर्धन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धन के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, किस चीनी यात्री ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? किस चीनी यात्री ने भारत में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी फाहान, ह्वेनसांग और ईसिंग। दोस्तों अभी तक हमने दो चैप्टर खत्म कर लिया है। दो चैप्टर को हम लोगों ने अभी तक खत्म कर दिया। अभी तक आप चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। चैनल को जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर अध्याय 3। अब हम लोग चलते हैं इसका पहला नंबर क्वेश्चन, वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? वर्ण व्यवस्था का आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सबसे प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? सबसे प्राचीनतम सामाजिक व्यवस्था कौन सी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्ण व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? ब्राह्मणों का मुख्य कार्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षा देना। क्वेश्चन नंबर 4, क्षत्रिय का क्या कार्य था? क्षत्रिय का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? वैश्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यापार और कृषि। व्यापार और कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, शूद्रों का कार्य क्या माना जाता था? शूद्रों का कार्य क्या माना जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सेवा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? मनुस्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 8।
गांधार शिल्प कला किससे प्रभावित थी? गांधार शिल्प कला किससे प्रभावित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यूनानी कला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? महाभारत के लेखक कौन माने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वेद व्यास। रामायण किसने लिखी? रामायण किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक कथाएं किससे संबंधित है? जातक कथाएं किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बुद्ध के पूर्व पहले जन्म की कहानी। क्वेश्चन नंबर 12, त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। दोस्तों अभी तक आपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो जल्दी से जल्दी दोस्तों को शेयर कर दें, जिससे वो भी इसका लाभ उठा सके और परीक्षा में 50 में 50 ऑब्जेक्टिव को सही कर सके। सेम यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, जो अभी तक हमने सेट कराया है सब वही टकराया है। तो इसलिए हम लोग इसे तेजी में कर रहे हैं ताकि आपका समय बचे और आप इसको रिवाइज 2 बार 3 बार इस वीडियो को कर ले। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, स्तूप किसका प्रतीक है? स्तूप किसका प्रतीक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुद्ध के निर्माण का स्तूप। क्वेश्चन नंबर 14, चैत्य क्या होता है? चैत्य क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पूजा का स्थल। बिहार क्या होता है? बिहार क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे भेजा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अपने पुत्र महेंद्र, पुत्री संघमित्रा को, अपने गुरु गुप्त को, अपने दूतों को, यानी इनमें सभी। क्वेश्चन नंबर 17, हीनयान और महायान किस धर्म के 2 प्रमुख भाग है? हीनयान और महायान किस धर्म के 2 प्रमुख भाग है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म। क्वेश्चन नंबर 18, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋषभनाथ। ऋषभनाथ। क्वेश्चन नंबर 19, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुंडग्राम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, जैन धर्म के 3 रत्न क्या है? जैन धर्म के 3 रत्न कौन कौन से है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित। दोस्तों अभी तक ने हमने 3 चैप्टर को 3 अध्याय को कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग चौथे अध्याय की तरफ चलते हैं और ये VBA क्वेश्चन है, इसे आप मिस नहीं करिएगा, इसे रट के जाइए क्योंकि यही एग्जाम में आपको देखने को मिला। अभी तक चैनल पर नया है तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर पहला, उपनिषद क्या है? ये चैप्टर 4 का है। उपनिषद क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दार्शनिक ग्रंथ है उपनिषद। प्रश्न 2, वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्वेश्चन नंबर 3, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? एक सेकेंड, एक सेकेंड, अध्याय 5 का 1 के बार आ गया भाई। एक सेकेंड, एक सेकेंड, एक सेकेंड। अध्याय 5, यात्रियों के नजरिए। क्वेश्चन अध्याय 4 हम लोग नीचे कर लेंगे। यात्रियों के नजरिए समाज का बोध क्या है? यानी 5 अध्याय, जिसका हम लोग प्रश्न देखेंगे। पहला, अल बरूनी किसके साथ भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनी के साथ अल बरूनी भारत आया था। अल बरूनी ने किस भाषा का अध्ययन किया था? अल बरूनी ने किस भाषा का अध्ययन किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। संस्कृत, फारसी और अरबी सब भाषा सीखा था अल बरूनी। अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? अल बरूनी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। किताबुल हिंद, तहकीक हिंद, अल कानून मसरूदी। इबन बतूता कहाँ का निवासी था? इबन बतूता कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोरक्को का। इबन बतूता मोरक्को का निवासी था। इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? इबन बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 6, इबन बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखी? इबन बतूता ने अपनी यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अरबी में। अरबी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इबन बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? इबन बतूता की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेहला। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? फ्रांकोइस बर्नियर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9,
फ्रांकोइस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? फ्रांकोइस बर्नियर किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शाहजहां के शासनकाल में भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 10, फ्रांकोइस बर्नियर ने किस मुगल शासक के उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया है? फ्रांकोइस बर्नियर ने किस मुगल शासक के उत्तराधिकारी के युद्ध का वर्णन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, फ्रांकोइस बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है? फ्रांकोइस बर्नियर की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें से कोई नहीं है उसका नाम। 12, जहांगीर कौन था? जहांगीर कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मुगल सम्राट। क्वेश्चन नंबर 13, जहांगीर नामा क्या है? जहांगीर नामा क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जहांगीर की आत्मकथा को जहांगीर नामा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मनुची कौन था? मनुची कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इतालवी यात्री। क्वेश्चन नंबर 15, मनुची किसके दरबार में आया था? मनुची किसके दरबार में आया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औरंगजेब। औरंगजेब। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, मनुची की पुस्तक का नाम क्या है? मनुची की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एस्टोरिया डो मोगोर। क्वेश्चन नंबर 17, मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? मार्को पोलो कहाँ का निवासी था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा की थी? मार्को पोलो ने किस देश की यात्रा की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, चीन, भारत, जापान। मार्को पोलो की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? मार्को पोलो की यात्रा का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी व्यापार करना भी था, धर्म को प्रचार करना भी था और ज्ञान प्राप्त करना भी था। क्वेश्चन नंबर 20, मार्को पोलो की पुस्तक का नाम क्या है? मार्को पोलो की पुस्तक का नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो, द मिलियानो, द बुक ऑफ मार्को पोलो। दोस्तों अभी तक हमने 5 अध्याय को कंप्लीट कर लिया, अब हम लोग छठे अध्याय पर चलेंगे। ये अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है, इसे आप रट के ही जाइएगा। अभी तक ने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे हमारी भी आशीर्वाद आप पर बना रहेगा और आप एग्जाम में अच्छा नंबर लाएंगे और पास हो जाएंगे। इसलिए जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अच्छे मार्क्स लाना है तो चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 1, 5 तक ले हम लोग कंप्लीट कर लिया, हम लोग चलते छठे। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण भारत, दक्षिण भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवार संत किसकी पूजा करते थे? अलवार संत किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु की, भगवान विष्णु की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, नयन नयन नार संत किसकी पूजा करते थे? नयन नार संत किसकी पूजा करते थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शिव की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संत ने रामचरितमानस की रचना की थी? रामचरितमानस की रचना किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भगवान तुलसीदास जी ने। कबीर किसके शिष्य थे? कबीर किसके शिष्य थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रामानंद जी के। गुरु नानक देव किसके संस्थापक थे? गुरु नानक देव किसके संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म के। नेक्स्ट क्वेश्चन, मीराबाई किसकी भक्त थी? मीराबाई किसकी भक्त थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण की। सूफी शब्द किससे संबंधित है? सूफी शब्द किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इस्लाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है? चिश्ती सिलसिला किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सूफीवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली में। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अजमेर में। क्वेश्चन नंबर 12, भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? भक्ति आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ईश्वर के प्रति प्रेम और समर्पण, जातिवाद का विरोध, धार्मिक आडंबरों के विरोध। क्वेश्चन नंबर 13, सूफी मत का उद्देश्य क्या था? सूफी मत का उद्देश्य क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी ईश्वर के साथ सीधा संबंध स्थापित करना, प्रेम, भाईचारा और मानवता का संदेश देना, धार्मिक कट्टरता का विरोध करना। क्वेश्चन नंबर 14, किस काल में भक्ति और सूफी आंदोलन का विकास हुआ? किस काल में भक्ति और आंदोलन का विकास हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्यकाल में।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। विट्ठल किस देवता का रूप है? विट्ठल किस देवता का रूप है? विट्ठल किस देवता का रूप है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 15। 15 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृष्ण का। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंदरपुर किस राज्य में स्थित है? पंदरपुर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। किसने बीजक की रचना की? 17। कोई किसने बीजक की रचना की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कबीर। गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? गुरु ग्रंथ साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिख धर्म। गुरु ग्रंथ किस साहिब किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक, सिख धर्म। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में कौन शामिल थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कबीर थे, रैदास था और मीराबाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? सूफी परंपरा में पीर का क्या अर्थ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गुरु। दोस्तों अभी तक हमने 6 अध्याय को पूरा कर लिया। अब हम लोग 7वें अध्याय पर चल लिए और अच्छे से हम लोग सभी को पढ़ लिए। आप इसे 2 बार 3 बार देख लीजिएगा क्योंकि यही क्वेश्चन बार बार आएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, और लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। आपको जितने भी ग्रुप है उसमें शेयर कर दीजिए जिससे और भी बच्चे इसका लाभ उठा सके और आपको धन्यवाद दे सके। चलिए तो पहला क्वेश्चन, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हरिहर और बुक्का। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? एक सेकेंड, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड यार, फंस रहा है। एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, एक सेकंड समय देंगे, एक सेकंड। अध्याय 7 कर रहे थे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1336 ईस्वी में। 1336 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर तीसरा, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विजयनगर में भी थी और हम्पी में भी थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और बी। विजयनगर किस नदी के किनारे था? विजयनगर किस नदी के किनारे स्थित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, विजयनगर साम्राज्य कितने वर्षों तक फलता फूलता रहा? विजयनगर साम्राज्य कितने वर्षों तक फलता फूलता रहा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लगभग 200 साल। क्वेश्चन नंबर 6, विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? विजयनगर साम्राज्य का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कृष्णदेव राय। क्वेश्चन नंबर 7, कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? कृष्णदेव राय किस वंश से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तुल्लु वंश से। विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया है? विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विजयनगर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? विजयनगर की वास्तुकला की मुख्य विशेषता क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, विशाल मंदिर, जटिल नक्काशी, मजबूत किले। हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? हम्पी के खंडहर किस राज्य में स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटका में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध के बाद हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तालिकोटा का युद्ध। तालिकोटा का युद्ध। क्वेश्चन नंबर 12, तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालिकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1565 में तालिकोटा का। क्वेश्चन नंबर 13, विजयनगर साम्राज्य का प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? विजयनगर साम्राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्रीकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14,
विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? विजयनगर साम्राज्य की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 15, विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में प्रचलित मुद्रा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। सोने के सिक्का, चांदी के सिक्का, तांबे के सिक्का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विजयनगर साम्राज्य में विदेशी व्यापारियों का क्या योगदान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी व्यापार को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान और राजस्व में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा क्या थी? विजयनगर साम्राज्य में देवदासी प्रथा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मंदिरों में नृत्य करने वाली महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विजयनगर साम्राज्य में राय किसे कहा जाता था? राय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा को राय कहा जाता था। विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य में नायक कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सैन्य प्रमुख को और प्रांतीय शासक को भी कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? विजयनगर साम्राज्य के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी विदेशी यात्रियों के विवरण, साहित्यिक ग्रंथ और पुरातात्विक अवशेष। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, अब चैप्टर नंबर 8 पर हम लोग चलते हैं। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दी, जिससे हम आपको और अच्छे तरह से और वीडियो लाते रहे। आगे एग्जाम आने वाले उसको और अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर मेरा भी आपको आशीर्वाद चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों तक वीडियो को जल्दी से शेयर कर दीजिए, जिससे आप एग्जाम में अच्छे तरह मार्क्स ला पाए। जिससे चलिए कोई चैप्टर हम लोग 8-7 पढ़ लिए, अब 8 चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? मुगल काल में कृषि का मुख्य आधार क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी सिंचाई भी था, उन्नत बीज भी था और भूमि कर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? मुगल काल में किसानों को क्या कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रैयत। जमींदार कौन था? जमींदार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भूस्वामी। क्वेश्चन नंबर 4, मुगल काल में लगान वसूली की कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? मुगल काल में लगान वसूली कौन सी प्रणाली प्रचलित थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी जब्त, बटाई और कनकुत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, आईन अकबरी किसने लिखी थी? आईन अकबरी किसने लिखी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल ने। मुगल काल में भूमि का मापन कैसे किया जाता था? मुगल काल में भूमि का मापन कैसे किया जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बीघा में, कट्ठा में और गज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? मुगल काल में सिंचाई के मुख्य साधन क्या थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुआं भी थे, नहर भी था और तालाब भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में कौन सी फसलें प्रमुख थी? मुगल काल में कौन सी फसलें प्रमुख थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी गेहूं भी थी, चावल भी था और कपास भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में किसानों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? मुगल काल में किसानों को कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाढ़ का। प्रश्न 10, मुगल काल में जंगलों का क्या महत्व था? मुगल काल में जंगलों का क्या महत्व था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी लकड़ी की आपूर्ति, जानवरों का शिकार, आदिवासियों का निवास। मुगल काल में पंचायत का क्या काम था? मुगल काल में पंचायत का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी गांवों का प्रशासन, विवादों का निपटारा, सामाजिक नियंत्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, मुगल काल में मुखिया कौन होता था? मुगल काल में मुखिया कौन होता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव का मुखिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल में पटवारी का क्या काम था? मुगल काल में पटवारी का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों, यानी लगान वसूल करना और भूमि का रिकॉर्ड रखना। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल काल में खालसा भूमि किसे कहा जाता था? मुगल काल में
खालसा भूमि किसे कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा की भूमि को, राजा की भूमि को। क्वेश्चन नंबर 15, मुगल काल में जागीर क्या होती थी? मुगल काल में जागीर क्या होती थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों ए और बी, यानी राजस्व अधिकारियों को दिया गया भूमि अनुदान और सैन्य अधिकारियों को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, मुगल काल में किसानों के विद्रोह का क्या कारण था? मुगल काल में किसानों के विद्रोह का क्या कारण था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी। उच्च लगान, भ्रष्ट अधिकारी, अकाल और बाढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, मुगल काल में सती प्रथा क्या थी? मुगल काल में सती प्रथा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधवाओं की सती होना, विधवाओं की सती होना सती प्रथा थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? मुगल काल में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार भिन्न, क्षेत्र और वर्ग के अनुसार भिन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, मुगल काल में पुरदह प्रथा क्या थी? मुगल काल में पुरदह प्रथा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महिलाओं के घर के अंदर रहना, महिलाओं को घर के अंदर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, मुगल काल में दास प्रथा कैसी थी? मुगल काल में दास प्रथा कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्यापक, ऑप्शन नंबर ए, व्यापक। अध्याय 9। दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए तो हम लोग शुरू करते हैं अध्याय 9 का क्वेश्चन। देखिए, मुगल दरबार में सजदा क्या थी? मुगल दरबार में सजदा क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अभिवादन की एक रस्म। क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुगल काल में मनसबदार कौन थे? मुगल काल में मनसबदार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राजस्व अधिकारी, राजस्व अधिकारी। मुगल काल में मनसबदार कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजस्व अधिकारी। मुगल काल में वजीर का क्या काम था? मुगल काल में वजीर का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का। मुगल काल में मीर बख्शी कौन था? मुगल काल में मीर बख्शी कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सैन्य प्रमुख। मुगल काल में काजी का क्या काम था? मुगल काल में काजी का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, न्याय करना, न्याय करना काजी का मुख्य काम था। क्वेश्चन नंबर 6, मुगल काल में मुहतसिब कौन था? मुगल काल में मुहतसिब कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बाजार का निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 7, मुगल काल में दीवान का क्या काम था? मुगल काल में दीवान का क्या काम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्व विभाग का प्रमुख। क्वेश्चन नंबर 8, मुगल काल में अमीर कौन थे? मुगल काल में अमीर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च पदस्थ अधिकारी, उच्च पदस्थ अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, मुगल काल में उलेमा कौन थे? मुगल काल में उलेमा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम धर्मगुरु। मुगल काल में उलेमा कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुस्लिम धर्मगुरु। मुगल काल की भाषा क्या थी? मुगल काल की भाषा क्या थी? फारसी, फारसी। दोस्तों इसे आप जरूर करें, इसे 2 बार 3 बार इस वीडियो को देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें जल्दी जल्दी, ताकि यही क्वेश्चन हूबहू आप जब आप एग्जाम में देखिएगा तो बहुत खुश होइएगा। चलिए चैप्टर, अब हम लोग 10वां चैप्टर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 9 को हम लोग अच्छी तरह से पढ़ लिए, अब 10वां देखिए। प्रश्न 1, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया है? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अस्थाई बंदोबस्त लागू किया है। क्वेश्चन नंबर दूसरा, अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? अस्थाई बंदोबस्त कब लागू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, एक सेकेंड, कौन सा चैप्टर हम लोग कर रहे हैं? 10। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1793, 1793। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों से सीधा लगान वसूल करना, किसानों से सीधा लगान वसूल करना। महलवारी व्यवस्था क्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गांव के मुखिया से लगान वसूल करना। देखिए, रैयतवाड़ी मतलब किसान से लगान और महलवारी मतलब मुखिया से लगान। नील की खेती के लिए किसानों को क्या करना पड़ता था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी, यानी अनुबंध और जबरदस्ती। क्वेश्चन नंबर 6, चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नील की खेती से। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित था? खेरा सत्याग्रह किससे संबंधित था?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों के लगान से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित था? बारदोली सत्याग्रह किससे संबंधित था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसानों के लगान से। क्वेश्चन नंबर 9, दक्कन के दंगे कब हुए थे? दक्कन के दंगे कब हुए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1875 में दक्कन के दंगे हुए थे 1875 में। क्वेश्चन नंबर 10, औद्योगिक काल में किसानों की स्थिति कैसी थी? औद्योगिक काल में किसानों की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गरीबी थे। दोस्तों अभी तक हमने 10 चैप्टर को अध्याय कर लिया। अब हम लोग 11वें चैप्टर की तरफ पढ़ने वाले हैं, जो 1857 की क्रांति की। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों तक वीडियो को ग्रुप में जल्दी शेयर करिए, शेयर करके आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेरठ से। मेरठ से। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चर्बी का वाले कारतूस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, 1857 के विद्रोह का प्रमुख नेता कौन थे? 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी नाना साहिबा, तात्या टोपे और रानी लक्ष्मीबाई। 1857 के विद्रोह को किसने दबाया था? 1857 को विद्रोह को किसने दबाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? 1857 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों, यानी ब्रिटिश शासन की मजबूती हुई, भारतीय राष्ट्रवाद का उदय। क्वेश्चन नंबर 6, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, झांसी की रानी का क्या नाम था? झांसी की रानी का क्या नाम था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मीबाई। लक्ष्मीबाई। तात्या टोपे कौन थे? तात्या टोपे कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाना साहेब का सेनापति और रानी लक्ष्मीबाई का भी सेनापति। बहादुर शाह जफर कौन थे? बहादुर शाह जफर कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुगल बादशाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, 1857 के विद्रोह में महिलाओं की क्या भूमिका थी? 1857 के विद्रोह के समय महिलाओं की क्या भूमिका थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सक्रिय भागीदारी। अध्याय 12 की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट चलिए, प्रश्न 1, औपनिवेशिक शहरों की क्या विशेषता थी? औपनिवेशिक शहरों की क्या विशेषता थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। सुनियोजित विकास, यूरोपीय शैली की वास्तुकला। दोस्तों इसे ध्यान से आप देखिए, इधर उधर मत भटकिए, क्योंकि यही एग्जाम में आपको पूरा हूबहू छपने वाला है। क्वेश्चन नंबर 2, औपनिवेशिक शहरों में कौन सी इमारतें प्रमुख थी? औपनिवेशिक शहरों में कौन सी इमारतें प्रमुख थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी सरकारी भवन, चर्च और किले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई में। मुंबई में। विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? इंडिया गेट कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा दिल्ली में। इंडिया गेट दिल्ली में है। औपनिवेशिक शहरों में सामाजिक विभाजन कैसा था? औपनिवेशिक शहरों में सामाजिक विभाजन कैसा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जाति के आधार पर और वर्ग के आधार पर। कुछ प्रश्न 7, औपनिवेशिक शहरों में प्रदूषण की क्या समस्या थी? औपनिवेशिक शहरों में प्रदूषण की क्या समस्या थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, औपनिवेशिक शहरों में आवास की क्या स्थिति थी? औपनिवेशिक शहरों में आवास की क्या स्थिति थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खराब। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, औपनिवेशिक शहरों में यातायात की क्या व्यवस्था थी? औपनिवेशिक शहरों में यातायात की क्या व्यवस्था थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी रेल का भी थी, बस का भी थी और ट्राम का भी थी। दोस्तों अभी तक हमने 12 चैप्टरों को अध्ययन अच्छी तरह से कर लिया। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन दबा दे और इस सेशन को दोस्तों तक अपने शेयर करें।
चलिए क्वेश्चन नंबर पहला, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पोरबंदर, पोरबंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दूसरा, महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रविंद्रनाथ टैगोर। क्वेश्चन नंबर 4, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1915 में। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला सत्याग्रह कहाँ किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1920। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1942 में, 1942 में। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी? 30 जनवरी 1948 को हुई थी। महात्मा गांधी को राजनीतिक गुरु कौन थे? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गोपाल कृष्ण गोखले। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, विभाजन। देखिए क्वेश्चन सॉरी चैप्टर नंबर 14, अभी तक हमने 13 चैप्टर को अच्छी तरह से पढ़ लिया है। चलिए तो हम लोग 14 नंबर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1, भारत का विभाजन कब हुआ था? भारत का विभाजन कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? भारत के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के विभाजन के बाद कितने लोग विस्थापित हुए? भारत के विभाजन के बाद कितने लोग विस्थापित हुए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लगभग 1 करोड़। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के विभाजन के समय कौन से 2 नए देश बने? भारत के विभाजन के समय कौन से 2 नए देश बने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत और पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान। क्वेश्चन नंबर 5, भारत और के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? भारत के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए धार्मिक आधार पर विभाजन, धार्मिक आधार पर विभाजन। दोस्तों आपको एग्जाम में पास होना है तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरी आशीर्वाद भी आप तक बनी रहे। जल्दी से अच्छा मार्क्स लाना है प्रभु की कृपा से, तो आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारत के विभाजन के समय सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ हुई थी? भारत के विभाजन के समय सबसे ज्यादा हिंसा कहाँ हुई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब और बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के विभाजन के बाद महिलाओं की स्थिति कैसी थी? भारत के विभाजन के बाद महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बहुत खराब, बहुत खराब। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाने में क्या समस्या आई? भारत के विभाजन के बाद शरणार्थियों को बसाने में क्या विशेषता आई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी आवास की समस्या भी आई, रोजगार की समस्या भी आई और पुनर्वास की भी समस्या आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारत के विभाजन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? भारत के विभाजन के बारे में जानकारी के मुख्य स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी, यानी मौखिक इतिहास, सरकारी दस्तावेज और निजी पत्र। क्वेश्चन नंबर 10, भारत के विभाजन की त्रासदी को कैसे कम किया जा सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी सांप्रदायिक सद्भावना से और आपसी भाईचारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्याय हम लोग 15 की तरफ चलते हैं और ये आखिरी अध्याय होगा। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल घंटी को दबा दे। चलिए तो शुरू करते हैं। प्रश्न 1, भारत का संविधान कब लागू हुआ? भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 26 जनवरी 1950। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भारत सरकार अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 5, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल हैं? भारत के संविधान में प्रस्तावना में कौन से शब्द को शामिल किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संप्रभु, समाजवादी,
पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 6 6 6। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 11। ऑप्शन नंबर बी, 11। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य है? तो 11। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका राइट, भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन व्यवस्था का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है? भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वतंत्र और एकीकृत दोनों। भारतीय संविधान में किस प्रकार की न्यायपालिका का प्रावधान है? तो ए और बी। भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? भारतीय संविधान की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? यह लिखित और विस्तृत भी है, यह संघीय और एकात्मक है, यह संशोधन योग्य है, उपरोक्त सभी में सभी मतलब सभी। थैंक यू दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।